हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और इस वीडियो में हम जानेंगे तालिबान 2.0 के बारे में और तालिबान के इतिहास के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति की और अफगानिस्तान के इतिहास की कि किस तरह अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का उदय हुआ था। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और सबसे पहले हम जानेंगे तालिबान का अर्थ। तालिबान का अर्थ हमें मिलता है पाश्तो भाषा में। पाश्तो भाषा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास के इलाके में बोली जाती है और पाश्तो भाषा में तालिबान का अर्थ होता है छात्र, यानी कि छात्र, स्टूडेंट्स, उन्हीं से मिलकर बना है तालिबान। तालिबान कहाँ पर है? तालिबान का शासन है अफगानिस्तान में, वर्तमान अफगानिस्तान में, जिसकी राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान एशिया के मध्य में स्थित है, यानी कि अफगानिस्तान में नियंत्रण स्थापित करके कोई भी सत्ता अपनी पहुंच मध्य एशिया तक और दक्षिण पूर्व एशिया तक आसानी से बना सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान एशिया के बिल्कुल मध्य में स्थित है। तो इस लिहाज से अफगानिस्तान की लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम जानेंगे तालिबान के इतिहास के बारे में, तालिबान के जन्म के बारे में कि किस तरह अफगानिस्तान में तालिबान शासन का उदय हुआ था। अब हम जानेंगे उसी के इतिहास के बारे में। तो तालिबान का जन्म, तालिबान का उदय हमें देखने को मिलता है शीत युद्ध के दौरान, या फिर हम कह सकते हैं शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप ही तालिबान शासन का अफगानिस्तान में उदय हुआ था। शीत युद्ध में क्या था? पूरी दुनिया दो खेमों में बट चुकी थी, एक तरफ अमेरिकी खेमे में, दूसरी सोवियत खेमे में। पूरी दुनिया में जितने भी देश थे वो या तो अमेरिका के गुट में शामिल हो रहे थे या फिर सोवियत के गुट में शामिल हो रहे थे। पूरी दुनिया इस तरीके से दो खेमों में बट चुकी थी, लेकिन कुछ देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन भी किया था, जिसमें से भारत भी एक है। भारत भी किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया था। लेकिन अफगानिस्तान इनमें से एक गुट में शामिल था। अफगानिस्तान शामिल था सोवियत गुट में। अफगानिस्तान में उस समय पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यानी कि पीडीपीए की सरकार थी और ये सरकार थी सोवियत संघ के समर्थन में। जो अफगानिस्तान की सरकार थी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति उस समय थे राष्ट्रपति ताराकी, तो ये सोवियत संघ के समर्थन में थे और ये सीधे तौर पर सोवियत खेमे में शामिल थे। और फिर उस समय अफगानिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसे नेता भी थे जो सोवियत संघ की साइड नहीं रहना चाहते थे, वो अमेरिका की तरफ जाना चाहते थे। तो उन्हीं में से एक ने क्या किया, 8 अक्टूबर 1979 को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति तराकी की हत्या करा दी। यानी कि जो राष्ट्रपति सोवियत संघ के समर्थन में थे उनकी हत्या करा दी गई और नए राष्ट्रपति आमीन बने, जो सोवियत संघ के समर्थन में नहीं थे, सोवियत संघ के प्रति वफादार नहीं थे, इनका झुकाव था अमेरिका की तरफ। तो जो नए राष्ट्रपति आमीन थे, इन्हीं को जिम्मेदार माना जाता है राष्ट्रपति तराकी की हत्या का। उन्होंने इनकी हत्या कराकर खुद राष्ट्रपति बने और अमेरिकी गुट में शामिल हुए। सोवियत संघ के समर्थन में ये नहीं थे। इससे क्या हुआ? सोवियत संघ नाराज हो गया, सोवियत संघ को गुस्सा आया। सोवियत संघ नाराज क्यों हुआ? क्योंकि अब अफगानिस्तान में उनके समर्थन वाली सरकार नहीं थी। तो फिर 24 दिसंबर 1979 को सोवियत सेना अफगानिस्तान में हमला कर देती है और जो वहां पर राष्ट्रपति बने थे, नए राष्ट्रपति आमीन बने थे, राष्ट्रपति तराकी को मारकर उनको सोवियत सेना मार गिराती है। उनको सोवियत सेना मार देती है और अपने समर्थन वाले एक नए राष्ट्रपति बनाती है, जिनका नाम होता है बाबरा कमाल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि शीत युद्ध के टाइम पे अफगानिस्तान में जो सरकार थी, जो राष्ट्रपति थे तराकी, वो सोवियत संघ के समर्थन में थे। और फिर जो लोग उनके समर्थन में नहीं थे, जो लोग सोवियत संघ के समर्थन में नहीं थे, वो राष्ट्रपति तराकी की हत्या करा देते हैं। इससे क्या होता है? सोवियत संघ नाराज हो जाता है कि उनके समर्थन वाले राष्ट्रपति की हत्या करा दी गई और फिर जो नए राष्ट्रपति बनते हैं सोवियत संघ, उसकी हत्या करा देता है। फिर क्या होता है? अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बनते हैं जो सोवियत सेना ही बनाती है, सोवियत संघ के समर्थन में होते हैं, जिनका नाम होता है बाबरा कमाल। तो ये जो हमला सोवियत सेना द्वारा अफगानिस्तान में किया जाता है, वहाँ के राष्ट्रपति को मार दिया जाता है, इसकी पूरे विश्व में आलोचना की जाती है। अमेरिका इसको अफगानिस्तान पर हमला बताता है।
तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब ने इसे अफगानिस्तान पर हमला बताया। सोवियत सेना ने जो अफगानिस्तान में हमला किया, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को मार गिराया और नए राष्ट्रपति बनाए, तो अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों ने क्या कहा कि इस तरह से अफगानिस्तान पर सोवियत संघ द्वारा हमला किया जा रहा है। सोवियत संघ अफगानिस्तान के निजी मामलों में, अफगानिस्तान की राजनीति में दखल दे रहा है और ये बहुत गलत बात है। तो सोवियत संघ की इस तरह से अमेरिका द्वारा आलोचना की गई। और इसी बीच क्या होता है, अफगानिस्तान में ऐसे संगठनों का उदय होता है जो सोवियत सत्ता के खिलाफ थे, सोवियत संघ के खिलाफ थे। ऐसे संगठनों का अफगानिस्तान में ऐसे बहुत से छोटे छोटे संगठनों का उदय होने लगता है। ऐसे बहुत सारे संगठन सामने आते हैं जो सोवियत संघ के खिलाफ थे और ये सोवियत सेना से लड़ते हैं, सोवियत सेना के ऊपर हमले करते हैं। और इन्हीं संगठनों में से एक था तालिबान। संगठनों को मुजाहिदीन भी कहा गया है। और जो संगठनों के लोग थे, संगठनों में जो सदस्य थे, इन्हें लड़ाके कहा जाता था क्योंकि ये सोवियत सेना के खिलाफ लड़ते थे, सोवियत सत्ता के खिलाफ लड़ते थे। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया अमेरिका ने, क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत समर्थन वाली सरकार थी। अफगानिस्तान सोवियत संघ के खेमे में था, लेकिन अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान अमेरिका के खेमे में आ जाए। और अब वहाँ पे कुछ ऐसे संगठन भी उदय हो रहा था, कुछ ऐसे संगठनों का भी जो सोवियत संघ के खिलाफ थे। तो अमेरिका ने इन संगठनों को मदद देनी शुरू की। अमेरिका ने शुरू किया इन संगठनों को, इन लड़ाकों को पैसे तथा हथियार देना, इनका सहयोग करना, इनकी मदद करनी शुरू की, ताकि ये लड़ाके, ये संगठन सोवियत सेना को वहाँ से भगा दें और अफगानिस्तान पूरी तरीके से अमेरिका के खेमे में आ जाए। तो इस तरह से क्या हुआ, अमेरिका ने इन लड़ाकों की मदद की, इन लड़ाकों को हथियार भेजा, पैसा भेजा और धीरे धीरे ये लड़ाके मजबूत होते गए। ये लड़ाके सोवियत सेना से लड़ते रहे। तो 9 साल तक सोवियत सेना यहाँ लड़ाकों से संघर्ष करती रही। एक तरफ सोवियत सेना थी और एक तरफ ये लड़ाके थे जिन्हें अमेरिका का समर्थन मिल रहा था, अमेरिका का पैसा, अमेरिका के हथियार मिल रहे थे। तो इस तरह से सोवियत सेना और इन लड़ाकों के बीच 9 साल तक युद्ध होता रहा, 9 साल तक संघर्ष चलता रहा। और धीरे धीरे ये लड़ाके मजबूत होते गए क्योंकि इन्हें अमेरिका से मदद मिल रही थी। और धीरे धीरे सोवियत संघ कमजोर होता चला गया, सोवियत संघ अपने विघटन की तरफ आता चला गया। फिर क्या होता है कि मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता में आते हैं। सोवियत संघ के नए राष्ट्रपति बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। और मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान से अपनी सेना को बुलाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि 9 साल तक संघर्ष ही चल रहा है, किसी भी गुट की जीत नहीं हुई, ना ही लड़ाकों की जीत हो रही थी, ना ही सोवियत सेना वहाँ पे पूरी तरह अपना कब्जा कर पा रही थी, बल्कि क्या हो रहा था, सेना पे खर्च हो रहा था। सोवियत संघ की सेना वहाँ थी तो सोवियत संघ का खर्चा इससे बढ़ रहा था। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने निर्णय लिया कि धीरे धीरे हम अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लेते हैं। और 30 दिसंबर 1987 को मोहम्मद नजीबुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया गया। कहाँ का? अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बनाया गया 30 दिसंबर 1987 को मोहम्मद नजीबुल्लाह को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि सोवियत संघ, यहाँ पे सोवियत सेना पूरी तरीके से फंस जाती है। सोवियत सेना यहाँ पर जीत नहीं पाती, इन लड़ाकों से संघर्ष ही करती रहती है। इससे क्या होता है, सोवियत संघ का बहुत सारा पैसा यहाँ पर सेना के पीछे खर्च हो जाता है, लेकिन जीत नहीं मिलती और ये लड़ाके अधिक मजबूत होते जाते हैं। लड़ाकों को मिलती है अमेरिका की मदद। तो अभी तक हमने इतनी बात जानी कि यहाँ पर सोवियत सेना को जीत नहीं मिली, भले ही सोवियत संघ ने यहाँ पे सोवियत समर्थन वाले राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन इन राष्ट्रपति का कोई दबदबा नहीं था अफगानिस्तान में इनका कोई दबदबा नहीं था। जो लड़ाके थे वो इनको राष्ट्रपति नहीं मानते थे और इनके ऊपर भी हमले करते रहते थे। फिर यहाँ पे रोल आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। यूएनओ कहता है अमेरिका और सोवियत संघ से कि अब बहुत दिन हो गए अफगानिस्तान में संघर्ष होते होते, अफगानिस्तान के बहुत से लोग रोज मारे जा रहे हैं, इतने ज़्यादा वहाँ पर हिंसा हो रही है, संघर्ष हो रहा है, अब जो है समझौता कर लेना चाहिए। तो यूएनओ कहता है अमेरिका और सोवियत संघ से कि अब वहाँ पर शांति समझौता होना चाहिए, शांति की बहाली होनी चाहिए। तो इस बीच दोनों में समझौता होता है। अप्रैल 98 को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच समझौता होता है।
इसमें अमेरिका कहता है कि ठीक है, अब मैं वहाँ के लड़ाकों को सैन्य सहायता नहीं दूंगा। वहीं सोवियत संघ से ये कहा जाता है कि वहाँ से आपको अपनी सेना वापस बुलानी पड़ेगी। तो ये चीज़ तो मिखाइल गोर्बाचेव आने के बाद कर ही रहे थे, तो अब इस पर उन्होंने समझौते पर साइन कर दिया और वहाँ से अपनी सेना को बुलाना और तेजी से शुरू किया। वहीं अमेरिका ने समझौते में कहा कि अब वो वहाँ के लड़ाकों को, वहाँ के संगठनों को सैन्य सहायता, हथियार, पैसा नहीं देगा। तो ये समझौता हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अप्रैल 1988 में, किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। 1988 में समझौता हो गया और उसके 2-3 साल में ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में होता है सोवियत संघ का विघटन और सोवियत संघ के बाद बहुत सारे देश बनते हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश होता है रूस। रूस सोवियत संघ जितना ताकतवर नहीं होता, रूस सोवियत संघ जितना मजबूत नहीं होता, इसलिए रूस अफगानिस्तान की मदद भी नहीं कर पाता, क्योंकि अफगानिस्तान को अभी तक सोवियत संघ से बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी, सैन्य मदद मिल रही थी, वहाँ पर सैनिक भी सोवियत संघ के थे बहुत सारे। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अफगानिस्तान को मिलने वाली मदद कम हो गई और कई शहरों पर मुजाहिदीनों का कब्जा हो गया। अब ये मुजाहिदीन कौन? जो संगठन थे, जिनकी हमने पहले बात की थी कि संगठनों का मतलब मुजाहिदीन है, जो सोवियत सत्ता के खिलाफ खड़े हो रहे थे। बहुत सारे छोटे छोटे संगठन थे। तो फिर क्या होता है, जब अफगानिस्तान में कोई मदद नहीं आती सोवियत संघ की तरफ से, तो अफगानिस्तान के बहुत से शहरों पर ये मुजाहिदीन यानी कि ये संगठन कब्जा कर लेते हैं। अलग अलग शहरों पर अलग अलग मुजाहिदीन या अलग अलग संगठनों का कब्जा होता है। और मार्च 1992 में जो राष्ट्रपति बनाए गए थे नजीबुल्लाह, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनको डर था अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो मुजाहिदीनों द्वारा, लड़ाकों द्वारा इनको भी मार दिया जाएगा। और फिर राष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बाद पूरे अफगानिस्तान पर मुजाहिदीनों का कब्जा हो जाता है। यानी कि पूरे अफगानिस्तान में जितने भी छोटे छोटे इलाके हैं, हर इलाके पर हर संगठन, हर मुजाहिदीन अलग अलग कब्जा करते हैं और अपने हिसाब से हर इलाके पर अपना शासन चलाते हैं। सभी शहरों पर अलग अलग गुटों का कब्जा था, कोई एक गुट सभी शहरों पर, पूरे अफगानिस्तान पर नहीं था। अलग अलग शहरों पर, अलग अलग इलाकों पर अलग अलग गुटों का कब्जा था और सभी अपने हिसाब से सत्ता चला रहे थे, सभी अपनी मनमर्जी चला रहे थे शासन चलाने में। और इसी बीच आता है पाकिस्तान का रोल। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान में जितने भी गुट हैं, आप सब हमारे यहाँ आओ और हमारे यहाँ आकर बैठ के बात करते हैं और एक संयुक्त रणनीति की तरफ बढ़ेंगे। फिर क्या होता है, पाकिस्तान के पेशेवर में अफगानिस्तान के सभी गुटों के नेता इकट्ठे होते हैं और बातचीत करते हैं। किस लिए बातचीत करते हैं? एक संयुक्त रणनीति के लिए बातचीत करते हैं। तो पाकिस्तान कहता है आप लोग कुछ ऐसी रणनीति बनाएं जिसमें सभी मिलकर अपना शासन चला सकें, सभी गुट मिलकर अपना शासन चला सकें। लेकिन ये वार्ता सफल नहीं होती, क्योंकि सभी अपना शासन चलाना चाहते थे, कोई भी गुट किसी के आगे झुकना नहीं चाहता था, इसलिए ये वार्ता हो जाती है असफल। और इनमें से एक गुट, जिसकी हमने पहले भी बात की थी कि उन्हीं संगठनों में से एक का नाम है तालिबान, तो इनमें से एक गुट था तालिबान। तालिबान के प्रमुख थे मुल्ला मोहम्मद ओमर। तो ये तालिबान के प्रमुख नेता थे उस समय। तालिबान ये बहुत छोटा संगठन था, इसमें सिर्फ 50 हथियारबंद लड़ाके थे, इतना बड़ा संगठन नहीं था, ये एक छोटा सा ही संगठन था। और इसी के जैसे यानी कि तालिबान के जैसे बाकी संगठन भी इतने ही बड़े थे, कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े संगठन नहीं थे। तो तालिबान में भी 50 हथियारबंद लड़ाके थे, यानी कि 50 ऐसे लड़ाके थे जिनके पास हथियार थे बहुत अधिक मात्रा में। फिर इन्होंने घोषणा की, इन्होंने अपना एक उद्देश्य बनाया कि इस्लामिक सत्ता स्थापित करना। इन्होंने अपना उद्देश्य बनाया कि जब हम शासन करेंगे या फिर जब हमारा शासन होगा तो हम इस्लामिक सत्ता स्थापित करेंगे, इस्लामिक नियमों के हिसाब से शासन करेंगे। तो जैसे ही तालिबान की तरफ से ये घोषणा हुई कि तालिबान इस्लामिक सत्ता स्थापित करेगा, उसी समय से ही तालिबान की संख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई, क्योंकि अब सबको लगने लगा कि इस्लामिक सत्ता स्थापित होगी, इस्लामिक नियम बनाए जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, तालिबान में लड़ाकों की संख्या बढ़ती चली गई, बहुत से लोग आके तालिबान संगठन से जुड़ने लगे और 27 सितंबर 1996 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और बाकी सभी गुट तालिबान से हार गए।
तो फिर क्या होता है, जब तालिबान में लड़ाकों की संख्या बढ़ने लगती है तो तालिबान ताकतवर होने लग जाता है, तालिबान मजबूत होने लगता है और धीरे धीरे वो सभी शहरों पर अपना कब्जा करने लग जाता है। और एक दिन यानी कि 27 सितंबर 1996 को तालिबान, जो सिर्फ 50 हथियारबंद लड़ाकों का संगठन था, उसकी सेना इतनी बढ़ गई, उसके लड़ाकों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसने अफगानिस्तान की राजधानी पर कब्जा कर लिया और बाकी सभी गुटों को हरा दिया। बाकी सभी गुटों ने तालिबान के सामने घुटने टेक लिए, बाकी सभी गुट तालिबान से हार गए। तो यहाँ से शुरुआत होती है तालिबान के शासन की। तो इस तरह यहाँ तक हमने जाना कि किस तरह तालिबान का उदय होता है। पहले तालिबान एक छोटा संगठन होता है जो सोवियत सत्ता के खिलाफ होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती है, उसकी ताकत बढ़ती है, उसकी शक्ति बढ़ती है और वो पूरे अफगानिस्तान पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है तालिबान 1.0 की। तो 1996 से शुरुआत होती है तालिबान के शासन की अफगानिस्तान में। और तो अब हम ये जानेंगे कि जब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना शासन स्थापित कर लिया तो अफगानिस्तान की कैसी स्थिति थी, क्या क्या नियम तालिबान शासन द्वारा अफगानिस्तान में लागू किए गए थे। तो अब हम बात करेंगे तालिबान शासन में अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में कि जब तालिबान 1.0 का शासन स्थापित हुआ अफगानिस्तान में, तब वहां पर कैसी स्थितियां थी। तो वहां पर नागरिकों को, लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, ये सभी सुविधाएं लोगों को नहीं उपलब्ध थी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, बीमार होने पर चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप थी। लड़कियों को, बच्चियों को, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। और यहाँ पर सार्वजनिक फांसी और मृत्यु दंड बहुत प्रचलित था, यानी कि छोटे छोटे अपराधों के लिए मृत्यु दंड दिया जा रहा था। छोटे छोटे अपराधों के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा रही थी। सार्वजनिक फांसी यानी कि सभी के सामने सड़क पर, चौराहे पर फांसी देना। तो ये चीज़ें तालिबान शासन में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत डर था। महिलाओं के सार्वजनिक आवागमन पर रोक थी, यानी कि महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती थी। और अगर किसी महिला को घर से बाहर जाना भी हो तो वो पूरी तरीके से खुद को कवर करके बुर्खे से और किसी पुरुष के साथ ही जा सकती है। महिलाओं के सार्वजनिक आवागमन पर अकेले जाने पर बिल्कुल ही प्रतिबंध था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, अफगानिस्तान का सामाजिक और आर्थिक विकास पूरी तरीके से ठप हो गया था, क्योंकि एक तो छोटे छोटे अपराधों के लिए इतनी ज़्यादा मृत्युदंड था, सार्वजनिक फांसी थी, लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, महिलाओं पर इतने तरह की पाबंदी लगाई हुई थी। इससे पूरे तरीके से अफगानिस्तान का विकास ठप हो चुका था। इसके अलावा तालिबान के अलकायदा, जो एक आतंकवादी संगठन है, उससे अच्छे संबंध बनने लगे थे। अलकायदा के प्रमुख नेता तालिबान को समर्थन करते थे, बदले में तालिबान उनको सुरक्षा प्रदान करता था। तो ये स्थिति थी उस समय अफगानिस्तान की। ये आप देख रहे हैं कि कैसा शासन था, खुले में हथियारों का प्रयोग होता था, लोगों द्वारा मृत्युदंड, फांसी ये सब दी जाती थी और महिलाओं के ऊपर बहुत से प्रतिबंध लगाए हुए थे। इसके बाद क्या होता है, 9/11 की घटना होती है। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा अमेरिका पर हमला करता है। ये अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है और अमेरिका इसका पता भी लगा लेता है कि ये हमला अलकायदा आतंकवादी संगठन द्वारा किया जाता है, जिसमें ओसामा बिन लादेन का नाम आता है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तालिबान से कहते हैं कि आपके यहाँ पर जितने भी अलकायदा के नेता हैं वो आप हमें सौंप दीजिए। और अमेरिका को लगता है कि तालिबान वो सभी नेता अमेरिका को सौंप देगा, क्योंकि हमें पता है शुरुआत में तालिबान की मदद अमेरिका ने की थी, इसलिए अमेरिका को लग रहा था कि तालिबान अलकायदा को हमें सौंप देगा, अलकायदा के नेताओं को। लेकिन तालिबान अलकायदा नेताओं को सौंपने से इनकार कर देता है, तालिबान मना कर देता है। इससे क्या होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश नाराज हो जाते हैं और अब तालिबान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से होती है जवाबी कार्रवाई। अक्टूबर 2001 को अमेरिका की सेना अफगानिस्तान पर हमला करती है और अमेरिका की सेना तालिबान को सत्ता से हटा देती है।
क्योंकि तालिबान ने क्या किया था, अलकायदा नेताओं को अमेरिका को नहीं सौंपा था। इसीलिए अमेरिका नाराज होकर अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान में हमला करने का आदेश देती है। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में हमला करती है और तालिबान की सत्ता को खत्म कर देती है। तालिबान के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी जो तालिबान के लड़ाके होते हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने मजबूत होते हैं, वो अमेरिकी सेना पर लगातार हमले करते रहते हैं और अमेरिका को यहाँ पर कोई स्पष्ट जीत नहीं मिलती। हालांकि वो तालिबान को सत्ता से हटा देते हैं, लेकिन फिर भी तालिबान की तरफ से वहां पर हमले होते रहते हैं। जैसा हमने देखा था कि सोवियत संघ के टाइम पर भी ऐसा ही हो रहा था। सोवियत सेना ने जब वहां पर हमला किया था तो नए राष्ट्रपति बनाए थे, नए राष्ट्रपति उन्होंने बना दिए थे, लेकिन फिर भी वहां पर ऐसे संगठनों का उदय हो रहा था जो सोवियत संघ के खिलाफ थे। सेम वही चीज यहाँ पर अमेरिका के साथ भी हो रही थी। अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से हटा दिया, नई सत्ता स्थापित कर दी, नए राष्ट्रपति बना दिए, लेकिन फिर भी तालिबानी लड़ाके अमेरिकी सेना पर हमले कर रहे थे और अमेरिका को यहाँ पर सोवियत संघ की तरह कोई स्पष्ट जीत नहीं मिल रही थी। यहाँ पर अमेरिका अपनी सेना पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा व्यय कर रहा था, सैन्य हथियार बहुत ज़्यादा लग रहे थे अमेरिका के, लेकिन फिर भी अमेरिका को कोई स्पष्ट जीत नहीं मिली। 2001 से लेकर 2021 तक 21 सालों तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में रही, लेकिन फिर भी तालिबान की तरफ से हमले होते रहे लगातार। अब अमेरिका को यहाँ पर समझ आने लगता है कि यहाँ पर हमें कोई स्पष्ट जीत मिलनी नहीं है, यहाँ पर पैसे की, सैन्य हथियारों की, सेना की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि अब हमें तालिबान से समझौता कर लेना चाहिए और अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लेना चाहिए। और फिर तालिबान और अमेरिका के बीच में एक समझौता होता है जिसे दोहा समझौता कहा जाता है। 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता होता है और इसे कहा जाता है दोहा समझौता। इस समझौते में क्या क्या बात की गई? अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी होगी। अमेरिका से कहा गया कि आप यहाँ से अपनी सेना हटा लेंगे, तो अमेरिका ने इस बात पर अपनी मंजूरी जाहिर की। फिर अफगानिस्तान से कहा गया कि आप यहाँ पर आतंकवादी समूहों को नहीं आने देंगे। आतंकवादी गतिविधियों से और आतंकवादी समूहों से अफगानिस्तान और तालिबान दूर रहेगा। और तालिबान ने माना कि वह पहले की नीतियों को समाप्त करेगा, यानी कि यहाँ पर इस समझौते में ये भी कहा गया कि तालिबान की जो पहले की नीति थी, जैसे कि मृत्यु दंड, महिलाओं पर पाबंदी, इन सारी नीतियों को नहीं माना जाएगा। तो तालिबान ने माना कि ठीक है, हम पहले की नीतियों को लागू नहीं करेंगे, हम नई तालिबानी नीतियां लेकर आएंगे और ना ही हम आतंकवादी समूहों को यहाँ पर आने देंगे, हम आतंकवादी गतिविधियों से भी दूर रहेंगे। तो ये सारी बात कही गई थी दोहा समझौता में, जो अमेरिका और तालिबान के बीच में हुआ था। और इसके बाद अमेरिकी सेना की वापसी होने लगती है अफगानिस्तान से और फिर एंट्री होती है तालिबान 2.0 की। जैसे जैसे अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से जाने लगती है, वहीं तालिबान शासन धीरे धीरे अफगानिस्तान में स्थापित होने लगता है। और फिर हमें देखने को मिलती हैं कुछ ऐसी तस्वीरें, जैसे ही लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर तालिबान शासन फिर से आने वाला है, तो लोग अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान से भाग जाना चाहते थे। और इस तरीके से हमें ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई थी कि किसी भी कीमत पर लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इन लोगों को पता था, ये जानते थे कि तालिबान का शासन जब पहले था तो महिलाओं के हालात कितने बुरे हो चुके थे, महिलाओं के ऊपर कितने तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, मृत्यु दंड, सार्वजनिक फांसी, ये सारी चीजें थी और किसी भी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी लोगों के पास। तो इन सब चीजों से डर कर लोग तालिबान के डर से अफगानिस्तान से भाग जाना चाहते थे। तो अब हम बात करते हैं तालिबान 2.0 की और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति की, कि अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान शासन के आने के बाद वहां पर कैसी स्थिति है। तो महिलाओं का सार्वजनिक कार्यालयों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जैसे हमने पहले बात की थी, तालिबान 1.0 में महिलाओं के सार्वजनिक आवागमन पर रोक थी, आने जाने पर रोक थी, तो सेम वैसी चीज़ ही अब दोबारा भी लागू की गई है कि महिलाएं जो है सार्वजनिक कार्यालयों में, ऑफिसेज में, दफ्तरों में काम नहीं कर सकती।
महिलाओं की शिक्षा तथा रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बिल्कुल पहले की तरह ही किया है। दोहा समझौते में जहां तालिबान ने ये बात मानी थी कि हम पहले की नीतियों को लागू नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा से तालिबान द्वारा वैसी ही नीति लागू की गई है। महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगाया गया है, महिलाओं के रोजगार पर रोक लगाया गया है। तो मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है कि तालिबान शासन और इस्लामिक सत्ता के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट ना पेश की जाए, कोई भी न्यूज सामने ना आए। इससे क्या हुआ है, बहुत से मीडिया संस्थान बंद हो गए हैं। अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। जहां हमने पहले 1.0 में बात की थी कि आर्थिक विकास ठप हो गया है, तो दोबारा तालिबान शासन में अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। विदेशी सहायता की समाप्ति हो गई है। तालिबान शासन से पहले अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत सी विदेशी सहायता आती थी, लेकिन जैसे ही तालिबान की दोबारा एंट्री हुई है अफगानिस्तान में, सारी विदेशी सहायता बंद हो गई है, समाप्त हो गई है। और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जो तालिबान अन्य देशों पर निर्भर था, अब वहां पर बुनियादी आवश्यकताओं के लोगों को कमी हो गई है। भूखमरी और कुपोषण जैसी समस्या बढ़ रही है। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब के लिए लोग तरस रहे हैं। लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। तो लगभग पहले के जैसी ही है अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति भी। जो स्थितियां तालिबान 1.0 में थी, वही सेम 2.0 में भी हैं। लेकिन फिर भी तालिबान 2.0 में कुछ तो अलग है, और वो अलग क्या है? वो अलग है राजनयिक संबंध। कि अब तालिबान कोशिश कर रहा है कि वो अन्य देशों से, खासकर अपने पड़ोसी देशों से और एशिया के देशों से राजनयिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। वो अलग अलग देशों में अपने नेता भेज रहा है राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए। चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान तालिबान के पक्ष में हैं और इन्होंने तालिबान से संबंध स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी है। जहां तालिबान पहले अलकायदा आतंकवादी संगठन में शामिल था, उनके समर्थन में था, और दोहा समझौते में जिस तालिबान ने कहा था कि ठीक है, अब हम आतंकवादी गतिविधियों से दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान आज भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। अभी तक भी अफगानिस्तान में संविधान तैयार नहीं किया गया है। पिछले संविधान को इन्होंने समाप्त कर दिया, और जब से इनका शासन दोबारा आया है, तब से अब तक संविधान तैयार नहीं किया गया है। कोई नियम कानून लागू नहीं किए गए हैं। अब भी पहले जैसे नियमों पर ये चल रहे हैं, जिसमें मृत्युदंड, अंग भंग, सार्वजनिक फांसी, ये सभी प्रचलित हैं। अंग भंग यानी कि छोटे छोटे जुर्म के लिए, छोटे छोटे अपराधों के लिए किसी का हाथ काट दिया जाता है, किसी का पैर काट दिया जाता है, एक अंग को भंग कर दिया जाता है। तो इस तरह के इन्होंने नियम कानून लागू किए हुए हैं। कोई स्पष्ट नियम नहीं है, कोई संविधान नहीं है। तो ये है तालिबान की अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति। तो अब हम बात करते हैं भारत की नीति की, कि तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर भारत की नीति क्या है। अब जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान शुरू से ही भारत के करीबी देशों में से एक रहा है, भारत के पड़ोसी देशों में से एक है, और भारत के करीबी देशों में से एक रहा है हमेशा से अफगानिस्तान, क्योंकि मध्य पूर्व एशिया तक पहुंच के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमने देखा था अफगानिस्तान एशिया के बिल्कुल बीचों बीच है, और मध्य पूर्व एशिया तक पहुंच के लिए अफगानिस्तान बहुत आवश्यक है। भारत ने अफगानिस्तान में बहुत सी विकास तथा निवेश परियोजनाओं को शुरू किया था। अफगानिस्तान में राजमार्ग, अस्पताल, संसद भवन, स्कूल, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, ये सभी परियोजनाएं भारत द्वारा अफगानिस्तान में शुरू की गई थी। लेकिन तालिबान की वापसी के बाद क्या हुआ, इन परियोजनाओं में, इन निवेश में कुछ रुकावट आई। भारत ने खुद को अफगानिस्तान से थोड़ा सा अलग कर लिया है, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि भारत ने खुद को अफगानिस्तान से बिल्कुल अलग कर लिया है। तालिबान की वापसी के बाद भी भारत द्वारा मानवीय सहायता अफगानिस्तान में भेजी की गई है, जिसमें कोरोना वैक्सीन, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य मूलभूत चीजें शामिल थी। भारत के लिए अफगानिस्तान हमेशा से एक ज़रूरी और करीबी देशों में से एक रहा है। भारत खुद को अफगानिस्तान से पूरी तरीके से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर भारत ने ऐसा किया तो पाकिस्तान, चीन जैसे देश अफगानिस्तान तथा तालिबानी शासन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए अफगानिस्तान और तालिबानी शासन के साथ मिलकर चलना भारत के लिए ज़रूरी हो जाता है।
तो ये है भारत की नीति अफगानिस्तान को लेकर, तालिबानी शासन को लेकर। तो इस वीडियो में हमने बात की है तालिबान के इतिहास की, अफगानिस्तान के इतिहास की, कि किस तरह अफगानिस्तान में तालिबान शासन का उदय होता है। पहले अफगानिस्तान सोवियत खेमे में होता है, फिर अमेरिकी खेमे में चला जाता है। उसके बाद तालिबानी शासन की स्थापना होती है, फिर दोबारा अमेरिकी सेना आती है और अमेरिकी सेना जाने के बाद तालिबान 2.0 आता है। तालिबान 1.0 और 2.0 में हमने अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में बात की, जो लगभग समान थी, लेकिन तालिबान 2.0 में फिर भी हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सुधार देखने को मिल रहे हैं तालिबान में, अफगानिस्तान में। तो ये सारी हमने बात की इस वीडियो में तालिबान को लेकर, और लास्ट में हमने तालिबान को लेकर भारत की नीति के बारे में भी जाना। सो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।